Yes, Assalamualaikum. Today I am going to discuss about the indirect acting adrenergic agonist. Basically, indirect acting adrenergic agonist itself name indicates that they are not directly binding on the adrenergic receptors, but indirectly increasing the release of the catecholamines or neurotransmitters that acts on the adrenergic receptors and produce the response. For example, what happens is actually they cause release of norepinephrine from presynaptic terminals और inhibit the reuptake of norepinephrine. What they do कि या तो वो रिलीज को इंक्रीज करवा रहे होते हैं या वो रीअपटेक को इनहिबिट करवा रहे होते हैं. दोनों केसेस में क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है वो नोरेपिनेफ्रिन की इंक्रीज कर जाएगी, कैटेकोलामाइन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, वो रिसेप्टर्स के ऊपर ज़्यादा बाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. इटसेल्फ तो ये ड्रग्स बाइंड नहीं करती, लेकिन ये उन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका रिलीज़ को इन्हांस कर देती हैं, उनकी कंसंट्रेशंस को इंक्रीज़ करवा के जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाती हैं. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ड्रग है वो एम्फीटामिन है. एम्फीटामिन बेसिकली एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है. ये अल्फा वन एगोनिस्ट है. इसके अलावा इसकी बीटा स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स भी हैं, बट अलॉन्ग विद द सीएनएस स्टिमुलेशन ये जो है वो इंडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट भी है. इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं? फॉर ट्रीटिंग हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन. हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो कि मोस्टली चिल्ड्रन में होता है. वो जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए बेसिकली एम्फीटामिन जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है. वो उस डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक जो है वो ठीक कर देती है. उसके अलावा एक और ड्रग होती है मिथाइलफेनिडेट. एम्फीटामिन एंड मिथाइलफेनिडेट दिस बोथ ड्रग्स आर यूज्ड इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है. और जहाँ तक मुझे याद है कैम्फिल फार्माकोलॉजी के एडमिशन टेस्ट में ये एमसीक्यू आया था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में कौन सी ड्रग यूज़ होती है. एम्फीटामिन, मिथाइलफेनिडेट, बोथ एंड भी इस तरह से, और दोनों ड्रग्स जाती हैं उसमें. और क्यों? बिकॉज जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना उसके अंदर जो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन है, कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है. एम्फीटामिन क्या करती है कि जो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, इनके कंसंट्रेशन को इन्हांस करा देती है. इनके जो ट्रांसपोर्टर्स, रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको इनहिबिट करवा के अल्टीमेटली क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन माइंड जो है ना ब्रेन में वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट होता है. उसके अलावा एपिटाइट कंट्रोल में भी इसका रोल है. बेसिकली कोई हंगर सेंटर जो हमारे ब्रेन में है उस पर भी ये एक्ट करता है और एपिटाइट को कंट्रोल करके ओबेसिटी भी कम करता है. लेकिन हमारे पास अब बहुत सी ड्रग्स आ चुकी हैं जो ओबेसिटी कंट्रोल करती है. जैसे ऑल्डिस्टैट है, वो एफडीए अप्रूव्ड ड्रग जो है वो सिर्फ ओबेसिटी के लिए, लोकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इस तरह से और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो उसका एक्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट है. डेट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि उसका भी एक एपिटाइट कंट्रोल में जो है वो रोल है एम्फीटामिन का. इसके अलावा नार्कोलेप्सी में, नार्कोलेप्सी बेसिकली होती है डे टाइम स्लीपीनेस. आपको डे टाइम बहुत स्लीपीनेस फील हो रही है, आप अवेक नहीं हो प्रॉपर, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आपकी वेकफुलनेस नहीं है ठीक. इससे ये होता है कि एम्फीटामिन बेसिकली जैसे मैं पता है सीएनएस स्टिमुलेंट है, वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है ब्रेन में, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली आपके ब्रेन को एक्टिव करती हैं और आपको वेकफुलनेस आप होते हो, आप वेक हो जाते हो. इस तरह नार्कोलेप्सी जो है उसको भी ट्रीट करी होती है. साइड इफेक्ट्स इसके यहाँ के रिस्क ऑफ अब्यूज़ है. अब्यूज़ का रिस्क होता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है पेशेंट में, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, बिकॉज जब वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं जो वेसोकंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन, एरिथमिया, इस तरह की चीज़ें होंगी. उसके अलावा टायरामिन. टायरामिन बेसिकली जो है ना वो हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स, चीज़ वगैरह में जो है वो प्रेजेंट होता है. एक बाय प्रोडक्ट है वो टायरोसिन की, और वो ऑक्सीडाइज होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से इन जीआईटी. ये गलत लिखा हुआ है, MOA नहीं है, MAO है. दैट इज़ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. इट्स एन एंजाइम जो जीआईटी में होता है और वो जो है वो इसको मेटाबोलाइज कर रहा होता है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है. लेकिन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अगर दिए जाएँ तो वो इसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं. टायरामिन बेसिकली जो है ना वो हाइपरटेंशन वगैरह भी कॉज कर सकता है, क्योंकि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन और वो सब चीज़ें बेसिकली एक कैटेकोलामीन है जो कि जो है ना वो इस तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. टायरामिन का ये बेसिकली यहाँ पे मकसद ये बताने का कि ऐसी जो फूड्स दी जाती हैं और जो ज़्यादा ये फूड्स ले रहे होते हैं और साथ ही कोई ऐसी आपको ड्रग दी जा रही है जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, तो बेसिकली मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा. और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का हमें पता है कि वो बहुत से जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स को मेटाबोलाइज कर रहा होता है, ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, और जब वो इनहिबिटर्स दिए जाते हैं तो वो उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है और अल्टीमेटली उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है. जब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. हमें पता है जो हम लोग डिप्रेशन की ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उसमें भी हमारे पास एक क्लास आती है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की. ठीक है, तो ये कैटेकोलामिन्स की जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. और कोकेन की अगर हम बात करें, बेसिकली ये दीज आर इंडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट जो हम देख रहे हैं.
और कोकेन बेसिकली उसका जो इफेक्ट्स है वो लोकल एनेस्थेटिक का भी उसका एक इफेक्ट है, वो ब्लॉक कर रहा होता है सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस को। हमें पता है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो जो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है और ये सब चीज़ें, तो उसका एक ब्लॉक हो रहा होता है, और या तो एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह से जो है ना वो एक लोकल एनेस्थेटिक जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है कोकेन। और इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है, ये नोरेपिनेफ्रिन की एक्यूमुलेशन भी करवा रहा होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये इस तरह ही, क्योंकि ये रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करते हैं, नोरेपिनेफ्रिन जो है वो रीअपटेक नहीं हो रहा, उसकी जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाती है, जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो उसका रिसेप्टर्स के ऊपर एक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्शन है सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो इंक्रीज कर जाती है। इस तरह से ये इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं ड्रग्स, कि ये इटसेल्फ तो एक्ट नहीं कर रही हैं रिसेप्टर्स के ऊपर, लेकिन ये उन जो है ना वो एगोनिस्ट को उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हैं जो रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट में मेनली एम्फेटामिन और कोकेन आती हैं। अगर हम मिक्स एक्शन एडिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें तो मिक्स एक्शन एडिनर्जिक एगोनिस्ट जो है बेसिकली इंड्यूस करा रही हैं रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स से रिलीज को इंक्रीज करा रही हैं एंड एक्टिवेट एडिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। वही बात है कि जो है ना बेसिकली जो नोरेपिनेफ्रिन है उसका रिलीज जो है वो इन्हांस हो गया और वो नोरेपिनेफ्रिन जाके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही है। और इसके अंदर जो बेसिकली मिक्स एक्शन है ड्रग्स उसमें एफिड्रीन एंड सुडोएफिड्रीन आ रही है। बेसिकली जब प्लांट अल्कलॉइड्स नॉट कैटिकोलामीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रही होती है और एट द सेम टाइम ब्रोंकोडाइलेशन कर रही होती है। हमें पता है इस चीज़ का कि जब अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू कोई एक्शन होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और जब बीटा के थ्रू होगा तो वो क्या करेगी, ब्रोंकोडाइलेशन करेगी, क्योंकि हमारे पास जो जी अल्फा वाला है वो GQ से बिलोंग कर रहा होता है, वहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। जो बीटा रिसेप्टर्स है वहाँ पे जी स्टिमुलेटरी जो है उससे बिलोंग करते हैं, स्मूथ मसल्स में डायलेशन हो रही होती है, ब्रोंको डायलेशन हो रही होती है, ठीक है। इसकी वजह से इनके जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो ये है कि एस्थमा में यूज़ हो रहा है, इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग अलर्ट, आप बहुत अलर्ट हो बिकॉज आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपको एक्टिव कर रहे हैं वो ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन है, डिक्रीजेस फटीग्स, जो आपकी फटीग होती है वो कम हो जाती है, आपके स्टिमुलेंट्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट भी एक अफेक्ट है। बेसिकली हमें पता है कि ऐसे जैसे एरिनेक है हमारे पास, एरिनेक के अंदर आई थिंक सो सुडेफिड्रीन होती है और आइबोप्रोफिन होती है। अब जो सुडेफिड्रीन होती है वो नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पर भी एक्ट करी होती है। हमें पता है जब कंजेशन होती है नेज़ल में बेसिकली वेज़ोडाइलेशन हुई होती है, वेज़ोडाइलेशन की वजह से जो है वो कंजेशन होती है। जब आप सुडेफिड्रीन देते हो तो वो नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कंजेशन है वो रिलीव कर जाती है, जब आपकी वेज़ोडाइलेशन जो है वो कम कर दी जाती है। सुडेफिड्रीन बेसिकली आपकी कंस्ट्रिक्शन करवाता है, नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रही है। अब साइड इफेक्ट्स क्या है, एफिडिन विद हर्बल सप्लीमेंट बैंड इन यूएसए। एफिडिन बेसिकली यूएसए में कमेंड है बिकॉज इसके सीवियस रिस्क है। एफिड्रीन आप देखें बिकॉज वो वेजो कंस्ट्रक्शन करे, जब वेजो कंस्ट्रक्शन करे तो ब्लड प्रेशर रेज होगा, जब ब्लड प्रेशर रेज होगा तो मल्टीपल पैरामीटर्स आगे अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सीवीएस का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग बेनिफिट वर्सेज रिस्क देख रहे होते हैं कि अगर हमें कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा इशू करा है तो हम लोग उस चीज़ को देते ही नहीं हैं। अब सुडेफिड्रीन जो है वो भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में दी जाती है जिसकी वजह से उसका एक अफेक्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर हाई जिनका बहुत पेशेंट है तो उसमें अवॉइड ही की जाती है। उसके अलावा जो सुडेफिड्रीन है वो इलीगली कन्वर्ट की जाती है मेथाम्फेटामिन टू अब्यूज़। अब कुछ ऐसी लैब्स वगैरह होती हैं जो सुडेफिड्रीन को यूज़ करके मेथाम्फेटामिन में कन्वर्ट कर रही होती हैं, और मेथाम्फेटामिन हमारे पास ऐसी एक प्रोडक्ट जो प्लेयर फीलिंग्स दे रही होती है आपके जो है ना बहुत से वो ट्रांसपोर्टर्स को जो डीएपटेक ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको इनहिबिट करके जब डोपामिन उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है, इवन के मोर देन डैट जो आपके रिक्वायरमेंट है जब वो इंक्रीज करेगी आपको एक प्लेयर फीलिंग आएगी, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को अब्यूज़ की तरफ चला जाता है। वो बार बार वो प्लेयर फीलिंग लेने के लिए वो ड्रग यूज़ करेगा, और फिर एक टाइम आएगा जब टॉलरेंस भी आ जाएगी और उसको वही सेम इफेक्ट चाहिए चाहने के लिए, मतलब लेने के लिए बहुत ज़्यादा डोज रिक्वायर होगी। तो ये भी एक जो है ना उसका ये है कि उसको कन्वर्जन ना हो मेथाम्फेटामिन में और उसका अब्यूज़ ना हो। सुडेफिड्रीन जो है वो जिस तरह मैंने बता दिया कि जहाँ तक मेरे माइंड में कि एरिनेक में यूज़ होती है और वो भी माइन्यूट क्वांटिटी में एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट जो इसका रोल है। अभी हमें पता चल गया जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया इनडायरेक्ट एक्टिंग को, उसके अंदर एम्फेटामिन और कोकेन आ रही है, और मिक्स एक्शन के अंदर हमने एफिड्रीन और सुडेफिड्रीन को देख लिया। और अब जो नेक्स्ट टाइम है इंशाल्लाह आई स्टार्ट अबाउट द एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, और इंशाल्लाह हम लोग एक दो लेक्चर्स के अंदर ना कोशिश करेंगे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट कंप्लीट कर लें। देन मेरा प्लान है कि मैं जो है ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करूं, और आप लोग भी बता दीजिएगा मुझे, जिस तरह आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं आगे कर लूँगी। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको फर्दर जो लेक्चर्स हैं वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।